राम राम दोस्तों और प्यारे छात्रों। आज का वीडियो बड़ा ही रोचक पर कॉमन है। मैं उन सभी परिवारों से भी ये कहना चाहता हूं कि जिनके घर में छोटे बच्चियां हैं, खासतौर से 8 साल से लेकर के 11-12 साल तक, तो ध्यान से सुनिए। क्या आप अपने बच्चे का कान छेदवाने की सोच रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे के नाक छेदवाने की सोच रहे हैं? क्या आपकी बच्ची कान छेदवाने की जिद कर रही है? अगर ऐसा है तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। अदरवाइज जिस कान की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ऑर्नामेंट पहनने के लिए आप सोच रहे हैं, आपका कान का शेप खराब हो सकता है। आप ऑर्नामेंट पहनने लायक भी आपका कान नहीं रह सकता है। तो इस वीडियो को कान छेदवाने के पहले आप ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए। पहली चीज कि आप देखे होंगे कि अक्सर कान छेदवाना है तो लोग चले जाते हैं कहां? वहां चले जाते हैं ज्वेलरी की दुकान पे। और ज्वेलरी क्या करता है कि एक पिन लेता है और छेद करके और तुरंत वो कुछ पहना देता है उसी समय, एट द सेम टाइम जब वो छेदता है उसी से पहना देता है। उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि इसमें कितनी स्टेलाइजेशन की जरूरत है, कितनी एसेप्टिक प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। और बच्चे के माता पिता तो ज्ञान है ही नहीं है, जिसके वजह से कान उसका इन्फेक्ट हो जाता है। और उससे भी बड़ी इन्फेक्शन हो जाए तो चलो एक बार ठीक हो जाता है, उससे भी बड़ी आज उस बात की ट्रीट करने हम चर्चा करते हैं जिनको हम किलोइड ऑफ ऑर्किल बोलते हैं। आप देखे होंगे कि अक्सर कान छेदने के बाद जब ऑर्नामेंट पहनते हैं, मेटेलिक ऑर्नामेंट पहनते हैं, तो कुछ ही महीनों के बाद हम देखते हैं कि यहां पे एक किलोइड के रूप में बिल्कुल हार्ड फर्म नोड्यूल टाइप की ट्यूमर कहिए या लंप कहिए, वो बन जाता है। पूरे ये जो जिसको हम किलोइड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किलोइड ऑफ ऑर्किल। नाम किलोइड कहीं भी बन सकता है, जहां भी सीजर होती है, ऑपरेशन होते हैं, इंसिजन दी जाती है, अक्सर वहां किलोइड बनता है, लेकिन सब में नहीं बनता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि किलोइड बनने की जो चांसेस है वो किस में ज्यादा होती है। अक्सर आप देखे होंगे कि किसी परिवार में, किसी फैमिली में अगर स्कार ज्यादा बनता है, अगर ऑपरेशन हुआ है, अगर माँ बाप को, पेरेंट्स का ऑपरेशन हुआ किलोइड ज्यादा, तो हो सकता है कि बच्चों में भी वो प्रॉब्लम हो। तो जिनके परिवार में हिस्ट्री हो किलोइड बनने की, किलोइड बनने का मतलब कि, किलोइड बनने का मतलब कि एक बहुत मोटा एग्जेगरेटेड स्कार, मोटा सा स्कार जो देखने में बड़ा भद्दा लगता है, तनाव होता है, खिंचाव होता है, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है अगर पेट में लगा हुआ है। खैर, पेट की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कान की, ईयर पिन्ना की बात कर रहा हूं, जहां पे किलोइड बनता है। तो किलोइड कहीं भी बनता है, वो एक एग्जेगरेटेड हीलिंग रिस्पांस है, जिसकी वजह से ये बनने लगता है। और ये बनता है स्लोली, धीरे धीरे बनना शुरू होता है, लेकिन जब अपीयर हो गया तो उसको कम से कम 3 से 10 महीने के अंदर लग जाता है उसको अपीयर और नोड्यूल के बारे में दिखने लगता है। तो पहली चीज कि जिसके फैमिली में ये किलोइड बनने की हिस्ट्री है, वो जरा सावधान हो जाए, वो नहीं कान छेदवाएं तो ज्यादा अच्छा है। जब जरूरत पड़े शादी ब्याह में तो बहुत ईयर मैग्नेटिक पिन आती है, वो पहन करके या कुछ घंटे के लिए उसको काम चला सकती है, क्योंकि उसमें ज्यादा चांस रहते हैं उसमें। दूसरी चीज की एज ग्रुप, सबसे जो कॉमन एज ग्रुप है वो 7-8 साल से लेकर के 10-11 साल के बीच में अगर आपको छेदवाना है तो वो कान को छेदवाइए। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं सलाह दूंगा कि ज्वेलरी के पास तो आप बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि वहां न सेप्टिक प्रिकॉशन को उसको लेता है और नहीं और कुछ ध्यान देता है, उसकी पोजीशन के बारे में भी नहीं जानता है कि कहां पे यूजुअली छेदना चाहिए, कहां पे वो चीज परफेक्ट उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये ध्यान दें आपको। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के अगर बात करूं, तो जिस चीज से वो प्रिक करता है, वो कैसे स्लाइस करता है, नहीं करता है, केवल पोंछ के रख देता है, क्या करता है। और अगर कोई इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस का
बच्चा है या कोई पर्सन है उसी से छेद कर दिया और थोड़ी देर बाद फिर कोई दूसरा पहुंचा उसको छेद कर दिया तो वो आपको हेपेटाइटिस फैला देगा। सिमिलरली HIV भी हो सकता है, तो कुछ बीमारियों को वो बढ़ा भी सकता है। इसीलिए मैं ज्वेलरी के पास कान छिदवाने के लिए बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, आप वहां ना जाइए। आपको जब भी छिदवाना है तो सबसे कॉमन साइड जो होती है इसकी ईयर लोब्यूल होती है। ये लोब्यूल, यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं होती है, कोई हड्डी नहीं होती है, और यही ईयर लोब्यूल का जो साइट होता है वो सबसे मोस्ट फेवरेबल साइट होता है। लेकिन देखा जाता है कि अक्सर एक कान में ऊपर से नीचे के टॉप ऑफ द ईयर पिन्ना लोब्यूल कितने कई जगह लोग छिदवा देते हैं। तो जो कॉमन साइट होता है वो ईयर लोब्यूल होता है, यहाँ केवल सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसको सबसे कम चांसेस भी यहीं पे होती है बनने की आपकी। वैसे तो केलवाइड ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी बन जाता है, लेकिन सबसे कम मिनिमम जो चांस होता है वो ईयर लोब्यूल में होता है। अदरवाइज कहीं भी अगर छिदवाते हैं, एक छिदवाएंगे, दो छिदवाएंगे, कहीं भी छिदवाएंगे तो आप ईयर कार्टिलेज को भी प्रिक करेंगे, और जब कार्टिलेज प्रिक होता है और खुदा न खास्ता उसमें इंफेक्शन हो गया तो कार्टिलेज का इंफेक्शन जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये ध्यान दें। तो इस कान को छिदवाने के लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्टर से ही सलाह लेना चाहिए, या अगर डॉक्टर नहीं भी है तो वो उस पर्सन से कराएं जो मोस्ट एक्सपीरियंस हो, उसको स्टेलाइजेशन के बारे में ज्ञान हो, उसके एसेप्टिक प्रिकॉशन के बारे में ज्ञान है। दूसरी चीज की जब भी आप कान छिदवाएं तो तुरंत मेटेलिक चीज न पहनावें, क्योंकि हमारी बॉडी का रिएक्शन जो हीलिंग रिस्पांस है, इम्यून रिस्पांस है हमारा, उस मेटेलिक बॉडी के प्रति तुरंत सेंसिटिव होता है और रिएक्ट करने लगता है। रिएक्ट करने की वजह से वहां से इम्यून एग्जेगरेटेड रिएक्शन होती है और हीलिंग प्रोसेस वो एग्जेगरेटेड होने लगती हैं। उस एग्जेगरेटेड हीलिंग प्रोसेस के वजह से जहां पे जो हम लोग मेडिकल भाषा में ये कहते हैं कि कोलेजन टाइप 3 टाइप्स का जो फाइबर्स होते हैं वो रिप्लेस होने लगता है कोलेजन 1 फाइबर में, जो एग्जेगरेटेड होता है, हार्ड होता है, फर्म होता है, और वो प्रॉपर हील होने के बाद भी वो बढ़ता ही जाता है, जिसके वजह से ये किलोइड बनने लगता है। ये अब ये छोटे किलोइड हैं तो आप जब तक नहीं पता लगता है तब तक आप टो लेते हैं, पता भी लग जाता है कि हाँ मेरे में बना हुआ है, नोडुल बना हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये बढ़ने लगता है तब आपकी चिंता सताने लगती है कि इसको क्या करें। तो जैसे ही मैं इसके बारे में बताता हूं, जैसे ही अगर किसी के कान में इस तरह की चीजें नोडुल बनने लगती हैं तो उसको तुरंत सजग होकर के और उस डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जरूरत पड़े तो केवल एक ही जगह कान को छिदवाएं और तुरंत मेटेलिक ना पहने। उसके पहले एक प्लास्टिक का कोई या प्लास्टिक सीट का या प्लास्टिक का कोई उसी साइज का इसमें रिंग के रूप में डाल दें। कुछ एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन डाले रहें, जब तक ये प्रॉपर हील ना हो जाए, पूरा इपिथेलियल ना हो जाए, तब तक ऑर्नामेंट ना पहने। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा टेक्निक है, जैसे हमने देखे होंगे ना, ये ग्लूकोज के बोतल जब चढ़ाते हैं तो इंट्राकैथ इसमें लगाते हैं, तो उसमें एक निडल होती है और एक प्लास्टिक की कवर होती है, उसको उसी से हम लोग उसको प्रिक करके छेद देते हैं, नीडल को निकाल के बाहर कर देते हैं और प्लास्टिक की जो कवरिंग रहती है जिसमें ब्लड ग्लूकोज चढ़ता रहता है उसको रैप कर देते हैं, रिंग के रूप में बना देते हैं। और जब हीलिंग बढ़िया हो जाती है तो फिर उसको हम लोग अलाउ कर देते हैं कि अब आप कोई भी ऑर्नामेंट पहन सकते हो। लेकिन ऑर्नामेंट पहनने के 3 से 6 महीने के बीच में आपको ये ध्यान भी देना पड़ता है कि वहां पे कोई हार्डनेस तो नहीं हो रही, कोई नोड्यूल तो नहीं बन रही। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑर्नामेंट को कुछ दिन के लिए निकाल दीजिए और उसमें केवल आप कुछ नहीं, अगर घर में तो जो नीम की वो होती है लकड़ी होती है, या जिसको हम उसकी पत्ते की डंडी बोलते हैं, लेमन में खरखा भी बोलते हैं उसको, लेकिन वो ताजी खरखी को तोड़ करके और आप उसको डाल सकते हैं और उसको थोड़े देर के लिए, कुछ महीनों के लिए आप चलाइए। जब वो शार्पनेस धीरे धीरे अपने आप हल्की हो जाती है तो ऑर्नामेंट पहन लीजिए। लेकिन फिर भी रिकरेंस होता है तो समझ लीजिए कि ऑर्नामेंट से आपको सेंसिटिव है, वो आपको दिक्कत कर रहा है। तो ऐसे में आप अगर ये चीज हो जाती है तो फिर क्या करेंगे आप? तो आप देखिए कि जैसे ही छोटा है
तो डॉक्टर्स के पास मिलिए, डॉक्टर उसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। अगर इनिशियल स्टेज में थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोडल बने हैं तो वहां पे कुछ स्टेरॉइड का इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन दे करके 15 दिन पे 1 महीना के अंतराल पे रिपीटेड इंजेक्शन देकर उसको साफ कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन वही बड़ी हो जाती है तो आप कतई ना इंतजार करें कि अभी तो छोटा है चल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये जितना बड़ा होगा, जितना ये बड़ा होता जाएगा उतने ही आपकी ईयर की शेप भी बिगड़ने की जरूरत हो जाती है, संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर बड़ा हो गया और अगर आप शेप को बचाने के चक्कर में केवल सेव कर दें ट्यूमर को, तो समझ लीजिए रिकरेंस आपको 100% हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। तो रिकरेंस को अवॉइड करने के लिए हमें पूरा का पूरा जहां से वो न्यूक्लियस शुरू हुआ, जहां से वो जनरेट शुरू हुआ उस केलॉइड का, उस पूरी पार्ट को निकाल देते हैं, तभी रिकरेंस की संभावनाएं काफी कम होती है। लेकिन अगर छोटा रहेगा तो शेप में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, वो रिकॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा फिर। लेकिन अगर बड़ा एरिया इन्वॉल्व है और उस बड़े एरिया को निकालते हैं तो फिर आपका शेप पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि 2 ही ट्रीटमेंट है, इन्फेक्शन का प्रॉपर क्लियर करें। बल्कि अगर आप शुरू में जब आप वो ऑर्नामेंट पहनते हैं तो उसमें आप कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लीजिए और उसको तब पहना करिए जब तक कि प्रॉपर हीलिंग हो जाए। तो इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप प्रॉपर डॉक्टर से लड़ें, दिखाएं, छिदवाएं और उसकी प्रॉपर केयरिंग करें। अदरवाइज आपके कान की खूबसूरती को बढ़ाने के चक्कर में आप कान का पूरा शेप ही खराब कर लेंगे और भविष्य में कुछ पहनने लायक भी नहीं रहेगी। जहां तक नाक छिदवाने की जरूरत है, मैं तो यही कहता हूं कि आप लोग किसी भी बच्ची का नाक छिदवाने की जरूरत ही नहीं है, नाक छिदवाना ही नहीं चाहिए। नाक छिदवाना एक बहुत क्या कहे, लड़की को ज्यादा बोध कराने के कि तुम लड़की हो, तुम्हारी कुछ सीमाएं हैं, तुम्हारी एक लक्ष्मण रेखा है, उसका ये एक प्रतीक रूप में है नाक छिदवाना। मैं कतई नहीं इसको वो मानता हूं कि नाक छिदाने की जरूरत है। जैसे किसी को गाय या भैंस को आपने नाक छेद दिया, नथुनी पहना दिया, वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जिसको अगर नाक छिदवा करके पहनना है तो उसकी प्रॉपर साइट है, देखिएगा। जब भी आप एला को मोड़ेंगे तो ऊपर वाले कार्टिलेज में और एला के कार्टिलेज में बीच में गैप है, केवल फाइब्रस टिश्यू है। तो उस नाक में आप देखे होंगे कि ये जो एक एला है और ये कार्टिलेज है ऊपर वाली, तो ये एलर कार्टिलेज और ऊपर वाली कार्टिलेज के बीच में ये फाइब्रस टिश्यू है। इस फाइब्रस टिश्यू एक प्रॉपर साइट है, परफेक्ट साइट है उस नाक छेदवाने का। अदरवाइज आपने कार्टिलेज में छेदा तो फिर वही केलॉइड बनेगा, वही इन्फेक्शन बनेगा और नाक की शेप भी खराब हो सकती है। तो आज इन बातों को ध्यान रखिए और खास तौर से नाक कान छेदवाने के लिए आप प्रॉपर केयर करके जाइए और डॉक्टर से इसे दवाइए। धन्यवाद।